हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो BPSC 111 क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी का आज हम फिफ्थ यूनिट देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है एरिस्टोटल स्टेट एंड गुड लाइफ। तो पहले टॉपिक में हमें एरिस्टोटल की लाइफ का एक ब्रीफ आउटलाइन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि एरिस्टोटल का जन्म 384 BC में होता है। इनका जन्म एक स्टैगिरा नाम के टाउन में होता है, जो कि ग्रीस की नदन कोस्ट से लगता है। एरिस्टोटल की जो अर्ली लाइफ होती है वो इनके पिता निकोकैमस द्वारा शेप की जाती है, जो कि मैसेडोनिया के किंग एमियंटस सेकंड के लिए एज अ फिजिशियन के तौर पे काम करते हैं। लेकिन इसके बाद निकोकैमस की डेथ हो जाती है। एरिस्टोटल के पिता ये दुनिया छोड़ देते हैं जब एरिस्टोटल बहुत ही ज़्यादा यंग होते हैं। अब इनकी सारी जिम्मेदारी एटार्नियस के प्रोक्सिनस पे आ जाती है, जो कि प्रोक्सिनस आगे जाके एरिस्टोटल के गार्डियन बनते हैं, जब तक एरिस्टोटल बड़े नहीं हो जाते। 17 साल की उम्र में एरिस्टोटल को एथेंस भेज दिया जाता है और इन्हें एडमिशन दिलाया जाता है प्लेटो की एकेडमी में, जिसे उस जमाने का इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड कहा जाता था। एरिस्टोटल प्लेटो की एकेडमी में लगभग 20 साल के लिए पढ़ाई करते हैं और इन 20 सालों में प्लेटो के साथ एरिस्टोटल का अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाता है। तो जैसे जैसे एरिस्टोटल अब प्लेटो की एकेडमी में डेडिकेटेडली पढ़ाई करने लगते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करने लगते हैं इस एकेडमी के लिए, वैसे वैसे प्लेटो के आइडियाज वो पढ़ने लगते हैं कि प्लेटो ने क्या क्या कहा है। और इन सभी आइडियाज को पढ़ने के बाद वो उन्हें क्रिटिकली एसेस करना चालू कर देते हैं। और धीरे धीरे अब प्लेटो का जो नोशन था फॉर्म्स का, जो हमने यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ा था, वो इसे रिजेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ से होता क्या है कि प्लेटो, जो कि आइडियलिस्ट तरीके की बातें करा करते थे, कि एक मान लीजिए अगर मैं ब्यूटी की बात करूं तो ब्यूटी मटेरियल वर्ल्ड में कुछ और दिखाई देती है, और जो हमारे आइडियाज हैं एक परफेक्ट वर्ल्ड में वो अलग दिखाई देती है। तो ये इस तरीके का एक आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव प्लेटो हमारे सामने पेश करते हैं। वहीं जो एरिस्टोटल हैं वो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेबल कॉज के साथ उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। तो इसी डाइवर्जेंस की वजह से हम ये देख सकते हैं कि एरिस्टोटल की अपनी एक अलग फिलॉसफी बन जाती है, जो कि ऑल्टरनेटिव की तरह काम करती है प्लेटो के आइडियलिज्म के लिए। और ये डाइवर्जेंस हम राफेल की फेमस रेनेसांस पेंटिंग में देख सकते हैं, जहाँ पर एरिस्टोटल और प्लेटो को दर्शाया गया है। जहाँ प्लेटो हेवन की तरफ पॉइंट करते हुए बता रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स पर हमारा फोकस रहना चाहिए, वहीं एरिस्टोटल डाउन टूवर्ड्स द अर्थ यहाँ पर जेस्चर दिखा रहे हैं, जिसका मतलब ये कि एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन यानी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो मटेरियल वर्ल्ड में आने वाली चीज़ें हैं उन सभी को हम एज अ की कंपोनेंट बना सकते हैं अपनी नॉलेज को गैदर करने के लिए। और ये तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये है यहाँ पर प्लेटो, जो कि हेवंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ आइडियलिज्म है। वहीं यहाँ पर एरिस्टोटल हैं, जो कि पृथ्वी की तरफ इशारा करते हुए ये कह रहे हैं कि नॉलेज यहाँ नहीं है, नॉलेज हमारे यहीं है। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया को हम अपने आसपास देखते हैं, वहीं से हमें असली नॉलेज मिलती है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस तस्वीर में दिखाई देती हैं। उसके बाद होता क्या है कि 347 BC में जो प्लेटो हैं उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद उनकी इनहेरिट जो एकेडमी है उनको इनहेरिट करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, और एरिस्टोटल को उसकी लीडरशिप नहीं दी जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी रेस में लगे रहते हैं। उसके बाद एथेंस में रहने के बजाय अब प्लेटो निकल जाते हैं कोर्ट ऑफ हर्मियास में, जहाँ पर एटार्नियस और एसोस के साथ वो कुछ साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, और लाइक माइंडेड इंटेलेक्चुअल्स के साथ कुछ डिबेट्स एंड डिस्कशंस भी करते हैं फर्दर अपनी जो आइडियाज़ उसको बढ़ाने के लिए। और 343 में जो एरिस्टोटल हैं वो इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मैच्योर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बन चुके हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो मैसेडोनिया का यंग प्रिंस था, उसको ट्यूटर करने के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है एरिस्टोटल को। और इस रोल से जो एरिस्टोटल हैं उनका अच्छा खासा कनेक्शन मैसेडोनियन की कोर्ट के साथ बन जाता है, जो कि अच्छी खासी यहाँ पर अपनी लाइफ बिताते हैं, और उनकी लाइफ में मैसेडोनिया की कोर्ट का इन्फ्लुएंस पड़ता है। लेटर ऑन अगर हम ये देखते हैं कि जो एरिस्टोटल हैं वो अब दोबारा एथेंस की ओर रवाना हो जाते हैं, जहाँ एथेंस में वो अपना एक अलग स्कूल एस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है द लाइसियम, जहाँ पर एरिस्टोटल अपनी ज़िंदगी के फाइनल 12 साल बिताते हैं बाय टीचिंग, रिसर्चिंग एंड राइटिंग। अब इसमें होता क्या है कि एरिस्टोटल
एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पिछले कुछ यूनिट्स में एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो एरिस्टोटल में हम ये देखते हैं कि जो एजुकेशन है, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन को थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, और इसी इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो एरिस्टोटल हैं, वो अपने लेक्चर्स को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इन्फॉर्मल इवनिंग टॉक्स, जो कि रेटोरिक और सिविक एजुकेशन पे होती थी, और मॉर्निंग डिस्कशंस में रिगरस डिस्कशंस किए जाते थे ऑन बेसिस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड डायलेक्टिक्स। तो इस पूरे पीरियड के दौरान हम ये देखते हैं कि एरिस्टोटल इन सभी लेक्चर्स के ज़रिए, भले ही वो इनफॉर्मल इवनिंग टॉक्स हों और रिगरस मॉर्निंग डिस्कशंस हों, इन सभी से एरिस्टोटल अपने व्यूज़ जो थे एथिक्स और पॉलिटिक्स पर, वो उनको रिफाइन करना चालू करते हैं और इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 323 बीसी में एरिस्टोटल की लाइफ में एक टर्न आता है, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ हो जाती है 323 बीसी में। अब होता क्या है कि वहाँ पर जो है वो अराजकता सी फैलने लगती है। तो इसीलिए वो भी यहाँ पर एथेंस को छोड़ के कैल्सिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ 322 बीसी में उनकी भी डेथ हो जाती है, और मौत के समय जो एरिस्टोटल की एज थी वो लगभग 62 से 63 साल की बताई जाती है। तो थ्रू आउट द लाइफ टाइम हम ये देख सकते हैं कि एरिस्टोटल ने एक्सटेंसिवली 200 किताबें लिखी, मतलब 200 वर्क्स लिखे, जिसमें रीजनिंग, पॉलिटिक्स, एथिक्स, साइंस और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास सिर्फ 31 वर्क्स ही सर्वाइविंग हैं, जो कि इनके स्टूडेंट्स ने इनिशियल लेवल पे प्रिजर्व करके रखे हैं, जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस, और लेटर ऑन ये सारी चीज़ें हमें रोम से भी मिली हैं। तो एरिस्टोटल की राइटिंग से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें उन्होंने लाइसियम में लिखी, उन्होंने फाउंडेशन रखी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, जो कि प्लेटो के आइडियलिज्म से हटकर एक डाइवर्स फील्ड बनाती है, जिसमें पॉलिटिक्स, बायोलॉजी और फिलॉसफी भी आते हैं। तो ये है एरिस्टोटल की लाइफ का एक ब्रीफ आउटलाइन। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल्स थियरी ऑफ फॉर्म्स की। तो जहां हमने देखा था कि जो प्लेटो हैं, वो हेवंस की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो ही हैं एक की कंपोनेंट रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन उनसे अलग थलग एरिस्टोटल जो है, वो फिजिकल वर्ल्ड को एज अ की कंपोनेंट मानते हैं, जिसकी वजह से हम रियलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जहां वो ये कहते हैं कि सेंसिबल पर्टिकुलर्स का होना ज़रूरी है, वो हार्ट है हमारी इंक्वायरीज का, क्योंकि हमारा परसेप्शन, हमारे सेंसेशन से जो भी हम चीज़ें देखते हैं, वो हमारी फाउंडेशन बनती है नॉलेज की। लेकिन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिर्फ सेंसेशन ही नॉलेज नहीं होती, बल्कि एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस का नाम होता है इंडक्शन। इंडक्शन में हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनकी रीजनिंग करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कैसे यहाँ पर नॉलेज जो है एमर्ज हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम नॉलेज गेन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहूँ, अगर आपके सामने सांप आ जाए, तो आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि सांप दिख गया तो मतलब जहरीला ही है, भले ही वो असलियत में जहरीला ना हो। तो हमने परसेप्शन से, अपनी सेंसेशन से ये देखा कि सांप है मतलब जहरीला है, ठीक है, हमने उसके बारे में और जानने की कोशिश नहीं की। हमने उसी के बेसिस पे अपनी नॉलेज बना ली कि जहाँ भी सांप दिखे मतलब जहरीला है और हमें यहाँ से भागना है। लेकिन एरिस्टोटल ये कहते हैं कि नॉलेज ये नहीं होती, बल्कि नॉलेज ये है कि जो सांप आपने देखा, उस सांप की प्रजाति को देखिए कि कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जहरीली नहीं है, और कौन सी ऐसी प्रजातियां जो कि जहरीली हैं। ये है असली नॉलेज। ये असली नॉलेज नहीं है कि आपने सांप देख लिया और भाग गए डर के कि हाँ भाई सांप दिख गया अब तो ये जहरीला ही होगा, काटूं ये, अगर ये काटेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ये असली नॉलेज नहीं है। नॉलेज आएगी किससे, कि हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि किस तरीके के जो सांप हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, कौन से जहरीले होते हैं। ये बनती है हमारी असली नॉलेज, और यही होता है पूरा प्रोसेस इंडक्शन का। और इससे हम कॉमनली एक्सेप्टेड आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसके लिए हमें जो प्रोसेस है वो पूरा करना चाहिए थ्रू रेशनल टेस्टिंग। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एरिस्टोटल का जो डाइवर्जेंस था प्लेटो की टीचिंग का, वो था थियरी ऑफ फॉर्म्स पे। जहाँ पर प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स हम सेकेंड यूनिट में पढ़ के आ चुके हैं, फिर से यहाँ पर रिपीट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सीधा हम आते हैं एरिस्टोटल की थियरी पे। तो एरिस्टोटल और प्लेटो में एक डिफरेंस ये था कि प्लेटो एक चीज़ को सेपरेट करते थे। उनके अकॉर्डिंग एक चीज़ रियल वर्ल्ड में अलग है और एक वही चीज़ मटेरियल वर्ल्ड में अलग है। तो उनके अकॉर्डिंग फॉर्म और जो मैटर है, वो दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। लेकिन एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो भी फॉर्म्स
हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनका मैटर भी एक ही है और उनकी फॉर्म भी एक ही है। उनके अकॉर्डिंग जो भी सारी चीज़ें हम अपने आस-पास देखते हैं, वो फॉर्म और मैटर से मिलकर बनी होती हैं। उनका एक आकार होता है, उनका एक पदार्थ होता है। तो इनको एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में एक चेयर है, अगर हम प्लेटो के आइडिया के अकॉर्डिंग देखें, तो प्लेटो ये कहते हैं कि चेयर में यूज़ होने वाली जो वुड है, ठीक, वो वुड रियल वर्ल्ड में अलग है, ठीक है? उस वुड से जो हम चेयर बना रहे हैं, जो मतलब जो पूरा प्रोडक्ट है, वो मटेरियल वर्ल्ड में अलग है, ठीक? तो ये कहना था हमारे प्लेटो का। लेकिन जो एरिस्टोटल हैं, वो ये कहते हैं कि जो कुर्सी हमारे सामने है, उसका मैटर जो वुड है, वो मटेरियल वर्ल्ड में ही है, ठीक है? वो कहीं रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सब हमारे आसपास ही है। और वहीं जो चेयर है, वो भी हमारे सामने ही है। तो इसके अकॉर्डिंग तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें हम अपने आस-पास देखते हैं, वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, ये इनसेपरेबल होती हैं, ठीक? और ना ही ये कोई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ होती हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि जो एरिस्टोटल हैं और जो प्लेटो हैं, उनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है। जहाँ पर प्लेटो डाइवर्स कर देते हैं इन दोनों टॉपिक्स को, वहीं एरिस्टोटल जो है वो इनको इनसेपरेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पर हमें बताई गई है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि दोनों एरिस्टोटल और जो प्लेटो हैं, दोनों ही हमें वैल्यूएबल इनसाइट्स देने की कोशिश करते हैं इन द नेचर ऑफ फॉर्म्स, मैटर एंड नॉलेज। तो इन दोनों की ही डिबेट्स जो हैं, वो फिलोसॉफिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, जिससे कि हम अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा रीडिफाइन कर सकते हैं और अनकवर कर सकते हैं कुछ डीपर ट्रुथ्स को। जहाँ जो एरिस्टोटल के क्रिटिक्स हैं, वो प्लेटो के आइडियाज़ को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो कि एरिस्टोटल को यहाँ पर मानते हैं, वो ये कहते हैं कि प्लेटो के आइडियाज़ के साथ-साथ अगर हम एरिस्टोटल के एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन को भी कंबाइन कर दें, तो ऐसी फिलोसॉफिकल रीजनिंग बन सकती है, जिससे कि हम आगे जाके कुछ साइंटिफिक इंक्वायरी कर सकते हैं और जो भी सारी चीज़ें हम ये देखते हैं उनके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये बात होती है यहाँ पर एरिस्टोटल की थियरी ऑफ फॉर्म्स की। अब हम बात करते हैं वर्च्यूज़ की। तो एरिस्टोटल के जो व्यूज़ थे वर्च्यूज़ के, उन्होंने अपनी 2 किताब निकोमेकियन एथिक्स और यूडेमियन एथिक्स में बताए गए हैं, जहाँ पर एरिस्टोटल हमारे सामने एक रोबस्ट फ्रेमवर्क लेके आते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि क्या रोल होता है वर्च्यूज़ का ह्यूमन लाइफ में। क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो हाईएस्ट गुड है शुड बी डिज़ायरेबल इन इटसेल्फ। तो हम बात कर रहे थे एरिस्टोटल के वर्च्यू के बारे में। तो एरिस्टोटल के वर्च्यू के अकॉर्डिंग उनको ये मानना था कि जो भी वर्च्यू है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ह्यूमन लाइफ में। उनको ये लगता था कि जो हाईएस्ट गुड है, यानी सर्वोत्तम अच्छाई है, वो खुद में ही पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर मैं लूँ, तो यहाँ पर हैप्पीनेस के बारे में बताया गया है। जैसे कि हैप्पीनेस है, हम अल्टीमेटली हैप्पी बनना चाहते हैं, हम उस हाईएस्ट गुड को अचीव करना चाहते हैं, ठीक? तो ये हैप्पीनेस जो है, वो अपने आप में एक पूरी चीज़ है, ठीक है? इसके लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस हैप्पीनेस को पाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एक्सटर्नल गुड्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ्रेंड्स, वेल्थ और गुड फॉर्च्यून। यही चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है कि जो सर्वोत्तम अच्छाई है, यानी जो हाईएस्ट गुड है, वो डिज़ायरेबल होना चाहिए अपने आप में ही। ये नहीं कि इसको अचीव करने के बाद हमें किसी और चीज़ को अचीव करने की ज़रूरत पड़े। वो अपने आप में इतना पूर्ण हो कि जो इंसान है, वो पूर्णता से भर जाए और किसी और चीज़ की इच्छा वो ना रखे। लेकिन इसको पाने के लिए दूसरे गुड्स की आवश्यकता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही सारी चीज़ें उसको कंट्रीब्यूट करती हैं हमें पाने के लिए। क्योंकि एरिस्टोटल को लगता था कि एक वेल लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी वही है जो कि वर्च्यूज़ के द्वारा गाइडेड हो, और ये लाइफ लॉन्ग एंगेजमेंट तक हमारे पास रहने चाहिए, क्योंकि एक वर्च्यूअस इंसान ही आगे जाकर एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करता है। उसके बाद एरिस्टोटल अपने इन वर्च्यूज़ को 2 कैटेगरीज़ में बाँटते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़, जो कि रीज़निंग, थॉट से रिलेटेड होते हैं। दूसरे होते हैं एथिकल वर्च्यूज़, जैसे कि जो कैरेक्टर और इमोशन से रिलेटेड होते हैं। इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ में कुछ थियोरेटिकल चीज़ें आती हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, प्रैक्टिकल और डिसीजन मेकिंग, एक्शंस, ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ में गिनी जाती हैं। और जो एथिकल वर्च्यूज़ हैं, उसमें करेज, टेम्परेंस और जेनरॉसिटी गिनी जाती है। लेकिन एरिस्टोटल ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में हमें जो है बैलेंस बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान में सिर्फ एथिकल वर्च्यूज़ ही हों। अगर उसमें इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ नहीं होंगे,
तो इन एथिकल वर्च्यूज़ का भी कोई काम नहीं है। इसीलिए इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एरिस्टोटल अपने वर्च्यूज़ के जो व्यू हैं उसको आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिकल फ्रीडम तक भी लेके आते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं कि वर्च्यूज़ जो हैं, अगर वो इंडिविजुअल के पास हैं, तो एक इंडिविजुअल अपने मॉरल गोल्स को अचीव कर सकता है बाय करेक्ट रीजनिंग। क्योंकि वर्च्यूज़ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं है कि एकदम से रात को सोए, सुबह उठे और वर्च्यूज़ बन गए, ऐसी चीज़ नहीं। बल्कि ये एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर हर एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए अच्छी हैबिट्स को अपनाने की, प्रॉपर एजुकेशन लेने की, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से अगर हम चीज़ों को कल्टीवेट करेंगे, अच्छी-अच्छी हैबिट्स अपने आप में लाएँगे, हम एजुकेटेड बनेंगे, हमें पता लगेगा कि कौन-सी चीज़ कैसे काम कर रही है, तभी आगे जाकर हम वर्च्यूज़ बन सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल के रूप में यहाँ पर वर्च्यूज़ के बारे में बताया गया जैसे कि करेज, टेम्परेंस और ट्रूथफुलनेस। उसके बाद एरिस्टोटल प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल विज़डम में भी कुछ डिस्टिंक्शन बताते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो हैप्पीएस्ट लाइफ होती है, वो होती है एक फिलॉसफर की। क्योंकि फिलॉसफर जो होता है, उसको यहाँ पर बहुत कम एक्सटर्नल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो फोकस करता है इंटेलेक्चुअल कंटेम्पलेशन से। लेकिन एरिस्टोटल ये कहते हैं कि एथिकल डिलेमास फिलॉसफर के दिमाग में भी आ सकते हैं। फिलॉसफर की लाइफ में भी कुछ डिलेमास आ सकते हैं, जहाँ पर एक जगह कोई एक चीज़ उसे परेशान कर रही है, वहीं दूसरी जगह दूसरी चीज़ उसे परेशान कर रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग की और अंडरस्टैंडिंग की। अगर कोई इंसान ये समझने में काबिल है कि क्या चीज़ है जो उसे दिक्कत दे रही है और उस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इन एथिकल डिलेमास से निकलना अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हमारे लिए थोड़ा आसान बन जाता है। और लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी जो एरिस्टोटल की वर्च्यू की थ्योरी है, उसको लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। जैसे कि ग्रोशियस, कांत और जेएस मिल, वो ये कहते हैं कि जिसकी एप्लीकेबिलिटी है और जो रिलायंस है मीन पे, ठीक है, माध्यम पे। जैसे कि हमने देखा था कि जो हैप्पीनेस अगर हमें चाहिए, तो हमें फ्रेंड्स चाहिए, हमें वेल्थ चाहिए, हमें गुड फॉर्च्यून चाहिए। तो इन क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो ये सारे मीन्स हैं, एक परफेक्ट गुड तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा रिलायंस हमें एरिस्टोटल का इन्हीं चीज़ों पर दिखाई देता है। और बहुत सारे फिलोसफर्स भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करके एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट एंड गुड लाइफ की। तो एरिस्टोटल स्टेट को एज ए नेचुरल कम्युनिटी मानते हैं, जिसका एम होता है हाईएस्ट गुड तक पहुंचना। उनके अकॉर्डिंग स्टेट सभी जो भी एसोसिएशंस हैं, जैसे कि हाउस होल्ड और विलेजेस, इन सभी से सुपीरियर है, क्योंकि ये सभी ह्यूमन बींग्स की फुल नीड्स को फुलफिल करता है। क्योंकि स्टेट का यह पर्पस होता है कि सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं, बल्कि एक इंसान को इनेबल करना कि वो अच्छी लाइफ जी सके, अच्छे गुण तक पहुंच सके। वो होता है यहाँ पर स्टेट का काम, जहाँ पर सारे इंडिविजुअल्स कल्टीवेट कर सकें एथिकल और इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज को अलोंग साइड कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, जैसे कि वेल्थ और पावर। तो एरिस्टोटल के नेचुरल प्रोग्रेशन में हमें दिखाया जाता है कि जो एरिस्टोटल जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो हाउस होल्ड है, वो पहली स्टेज होती है बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की। अब ये पहली स्टेज में होता क्या है कि जो भी कपड़े होते हैं, जो भी खाना वगैरह होता है, कोई भी थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, छत होती हैं, तो ये सब बेसिक नीड्स को हाउस होल्ड में फुलफिल कर दिया जाता है। लेकिन क्या इन सभी चीज़ों के साथ हम पावर में आ सकते हैं? क्या हमारे पास पैसा कमाने का कोई साधन बन सकता है? जवाब होगा नहीं। इसके बाद जो बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं, वो विलेजेस बनाते हैं, जिससे कि और ज़्यादा ब्रॉडर डिमांड्स हमें यहाँ पर केटरिंग करने को मिल जाती हैं। और बहुत सारे विलेजेस एक पॉलिस यानी एक स्टेट बनाते हैं, जिसका काम होता है कि सेल्फ सफिशिएंसी को इंश्योर करना और सपोर्ट करना लाइफ को और एक गुड लाइफ को। जहाँ पर एरिस्टोटल ये कहते हैं कि एक स्टेट को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो भी ह्यूमन नीड्स उस स्टेट से निकल के आ रही हैं, वो उनको फुलफिल कर सके। क्योंकि इंसान पॉलिटिकल एनिमल्स होते हैं, उनके पास रीजनिंग और स्पीच एबिलिटीज़ होती हैं, जिसके ज़रिए वो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को खोल सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। और यही काम स्टेट को करना चाहिए। तो ऑर्गेनिक स्टेट में आगे बढ़ते हुए जो एरिस्टोटल हैं, वो स्टेट को एज अ ऑर्गेनिक होल मानते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल उनके पार्ट की तरह एक्ट करते हैं। वही सेम ऑर्गेनिक थियरी है, जहाँ पर एरिस्टोटल को ये बिलीव था कि जो स्टेट है, उसे कॉमन गुड को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जहाँ इंडिविजुअल्स अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ के साथ जी सकते हैं। जैसे कि कोई एक तबका अलग रिलीजन का हो सकता है, कोई एक अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, कोई एक अलग कल्चर का हो सकता है। लेकिन स्टेट को किसके लिए काम करना चाहिए?
स्टेट को कॉमन गुड के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्टेट एक इनडिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज के लिए काम करना चालू करेगी, वहाँ कॉमन गुड का जो आइडिया है वो फेल हो जाएगा और स्टेट को एज अ बायस्ड इंस्टीट्यूशन हमें यहाँ पर पोर्ट्रे किया जाएगा। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद एरिस्टोटल ये कहते हैं कि अगर इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें एजुकेटेड बनना ज़रूरी है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है स्टेट के लिए, जिससे कि जो इंडिविजुअल का कैरेक्टर है उसमें थोड़ा सुधार लाया जा सकता है और उन्हें गुडनेस की तरफ यहाँ पर गाइड किया जा सकता है। जहाँ पर स्टेट को ये कहा गया है कि स्टेट दोनों आउटवर्ड एक्शंस और इंटरनल वैल्यूज, जो भी तरीके के एक्शंस लेने चाहिए स्टेट को ज़रूरी है लेने के लिए, वो उन वैल्यूज़ उन आउटवर्ड एक्शंस को ओवरसी करे, स्टेट इंडिविजुअल पर इम्पोज करें, ताकि जो फुलफिल हो सके नीड अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका काम है वेलफेयर करना हर एक चीज़ का, वो यहाँ पर हम अल्टीमेटली अचीव कर सकें। तो ये होता है हमारा पूरा एजुकेशन का। उसके बाद एरिस्टोटल गुड लाइफ को भी थोड़ा क्लासीफाई करते हैं 3 लेवल में, जिसमें सबसे पहली होती है लाइफ ऑफ प्लेजर यानी लाइफ ऑफ ऑनर या वर्च्यू, उसके बाद लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन। जहाँ पर एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो बहुत सारी जनता होती है वो प्लेजर लेने की तरफ भागती है, वहीं जो लीडर होते हैं वो ऑनर की तरफ भागते हैं, प्राइड वाली बातें आती हैं। वहीं जो फिलोसोफर्स हैं वो कंटेम्पलेशन की बात करते हैं, वो इनसे दूर की बात करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो भी इंडिविजुअल कोई भी मॉरल प्रैक्टिसेस को चूज करता है तो उसे इस तरीके से उसे इनेबल करना चाहिए एक इंडिविजुअल को कि वो ह्यूमन एक्सीलेंस की तरफ जाए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जस्ट लॉज एंड कल्चरल नॉर्म्स। मतलब एरिस्टोटल एक तरीके से लिबर्टी वाली बातें कह रहे हैं कि कोई भी इंसान कोई भी मॉरल प्रैक्टिस को चूज कर सकता है, लेकिन उसे एक दायरा मिलना चाहिए जस्ट लॉज का और कल्चरल नॉर्म्स का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उसने प्रैक्टिस चूज करी वो किसी दूसरे के कल्चर पर यहाँ पर प्रभाव डाल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए और लॉज के अंदर रहकर ही ये सारे काम होने चाहिए। तो ये काम होता है हमारा एरिस्टोटल का। और लास्ट में जो उनकी ऑर्गेनिक थियरी है वो ये कहती है कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी के यहाँ पर एक सिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में देखती है, जहाँ पर जो स्टेट है उसका सेंट्रल एम ये होता है कि एथिकल, इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल फुलफिलमेंट। वहीं जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल को जो हाउस होल्ड में चीज़ें सिखाई जाती हैं उसका भी अपना एक रोल होता है। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो इस पूरे क्रिटिसिज्म में हमें बताया गया है एरिस्टोटल की थ्योरी के क्रिटिक्स के बारे में। तो कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो इस एरिस्टोटल की थ्योरी को इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इस एरिस्टोटल की थ्योरी में हमें पर्सनल इंडिपेंडेंस का एक बहुत ही लिमिटेड रूम दिखाई देता है, जहाँ पर जो इंडिविजुअल की मोरालिटी है और उसके जो आइडियल्स हैं उन्हें इनडिस्टिंग्विशबल इनडिस्टिंग्विशबल बताया जाता है। मतलब स्टेट के अलग हैं, मतलब जो इंडिविजुअल हैं उसके जो भी वैल्यूज़ हैं, उसकी जो भी मोरालिटी है वो अलग है और जो स्टेट है उसकी अलग है, ठीक। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ये मानना होता है कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ के साथ कुछ मोरालिटी और आइडियल्स को आगे ले जाना चाहता है तो स्टेट को उसे आगे ले जाने देना चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल की थियोरी में हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। एरिस्टोटल ये कहते हैं कि हमें अल्टीमेट जो है वो हाईएस्ट गुड की तरफ जाना है, कॉमन गुड की तरफ काम करना है। तो कॉमन गुड में डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज का होना अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये सही बात नहीं है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि कलेक्टिव विजन में यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं और एज अ इंडिविजुअल अगर हम देखें तो यहाँ पर इनको सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद जो एरिस्टोटल की थ्योरी है ऑर्गेनिक थ्योरी, उसमें यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं, जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, उनको एज अ ऑर्गेनिज्म देखा जाता है। उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। उनका रोल क्या होता है कि बस वो हाउस होल्ड में है, कुछ हाउस होल्ड मिल के विलेज बनाएंगे, विलेज मिल के यहाँ पर एक पॉलिस यानी स्टेट बनाएंगे और स्टेट सबके लिए काम करेगी। उनकी पर्सनल फ्रीडम और कुछ सेल्फ आइडेंटिटी रह नहीं जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या इंडिविजुअल्स का, कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं। उसके बाद कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि स्टेट जो है वो हर जगह हर किसी की नीड्स को फुलफिल करने की ज़रूरत है उसे, मतलब यूनिवर्सली, मतलब सिर्फ स्टेट ही सभी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करेगी। इसमें ह्यूमन जो है वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा, सब उसे सरकार ही करके देगी। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ये भी चीज़ गलत है। एडिशनली क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि एक सिंगल पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो एंटिटी जो है अगर एक ह्यूमन के लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो मैनेज करने की कोशिश करती है तो वो क्या करती है कि सिटीजन्स के जो मॉरल और वर्चुअस वर्च्यूज़ जो होते हैं
उनको यहाँ पर कहीं न कहीं डिमिनिश करने की कोशिश करती है फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग कॉमन गुड। तो ये सारी चीज़ें कुछ क्रिटिक्स को अनरियलिस्टिक और मॉरली अनजस्टिसेबल नज़र आती हैं। तो ये हम काम होता है यहाँ पर पूरे क्रिटिक्स का। तो यही था हमारा पूरा यूनिट, और अगर आपको इस यूनिट का ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके एक मैसेज डाल सकते हैं, मैं वो यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।